गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी अन अकेडमी। सो गाइस, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चीजें, एक तो एक बार ऑडिबल इन ऑडिबल साउंड्स जो पीछे का रह गया था टॉपिक, उसमें कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम है थोड़े से, तो वो एक बार अपन कर लेते हैं। और उसके बाद आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट शुरू कर लेंगे, ठीक है। साउंड के न्यूमेरिकल्स, डेंसिटी, गोली, अरे नहीं नहीं, अच्छा गोली क्यों देते हुए तुषार, कोई गोली नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4 बजे वाली क्लास का प्रॉब्लम ये हुआ था भाई, मैं क्लियर कर देती हूँ। हमारी बिल्डिंग में नीचे सबसे जो फ्लोर है ना, वो यहाँ पे एक पर्सन है, उनकी फैमिली में चार के चारों लोगों को कोरोना है एंड दे आर हैविंग दी शॉर्टेज ऑफ दी ऑक्सीजन। तो अभी उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, इसलिए आज 4 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई। मुझे लगा गाली करके लिखा है यहाँ पे कुछ ना, गोली है, ठीक है। चलो, तो दे आर वेरी शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल, तो अभी तो उनके रिलेटिव्स आ गए हैं, तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम। पर अभी ये था कि बीइंग ऑन दी सेम फ्लैट और सेम बिल्डिंग ना, तो बस उनको हॉस्पिटल तक छोड़ के जाना था, इसीलिए वो वाली दिक्कत जो है ना वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। ओके राइट। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मेरी गली में, पूरी गली, हाफ ऑफ मेरी गली में ना, आधी गली के लोगों को ना कोरोना है, ऑलरेडी कोरोना है। दे आर इनफैक्ट अभी ऐसी स्टेज आ गई है कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होके हो रहा है यहाँ पे। मतलब क्या कंडीशन है आपको पता होगा। अभी इससे कुछ आज आज दिन में ऐसा हो गया है कि महाराष्ट्र के एक टैंकर में ऑक्सीजन का जो टैंकर था वो फट गया वहां पे, और उसके बाद वहां पे 22 लोगों की जान चली गई। मतलब किसी को एक्स्ट्रा, हाँ, लीक कर गया ना, नासिक में हो गया ना। तो कभी तो ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो मुसीबत है, कभी लीक हो रहा है तो 22 लोग मर गए। इस टाइम इस कंडीशन, कंट्री की कंडीशन या पूरे वर्ल्ड की कंडीशन डिवास्टेटिंग सिचुएशन पे चल रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स होप फॉर द बेस्ट येट, लेट्स स्टे पॉजिटिव अगेन। कुछ ही कर लें, पॉजिटिव रह सकते हैं हम बढ़िया से ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे सबसे पहली बात, 2D अपन वाला फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे समझ आ गया है यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, कैन से कि चाइना सुखी है, बाकी सारे दुखी। अभी चलिए, कोई बात नहीं, चलिए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों को कुछ कुछ चीजों को लेके ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज करके हम बात करें। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, देखो ये होता है ना टाइम का, यू नेवर नो और यू कांट अवॉइड दी वर्क। सबसे पहली बात यहाँ पे ना, ऑफिस में वैसे पूरा ऑफिस बंद है, बट ऑन सम लिटरेरी पार्ट, क्योंकि मैं आरटीआई और मेरे ऑफिस में पेटेंट का काम देखती हूँ, तो आई हैव टू बी इन ऑफिस एटलीस्ट फॉर 1-2 आवर्स, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए मुझे डेली ऑफिस जाना ही जाना है। तो सारी सिचुएशन ना गड़बड़ हो जाती है। चलिए, साउंड ऑफ रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें, तो पहले तो ये याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार लास्ट में, हाँ, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। साउंड के न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में कर लेंगे। आज जो है ना वो आप साउंड का पूरा चैप्टर खत्म करके ना, हाँ, 4 बजे क्लास नहीं हुआ था, कल से पक्का, कल पक्का है वो क्लास। और अब से एक चीज और यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे कि द पॉइंट इज दिस कि अब से आपकी अकेडमी की क्लासेस भी रेगुलर होंगी। पीछे तो ये तबीयत का इशू था इसलिए गड़बड़ा रहा था, बट अभी होपफुली क्लासेस बिल्कुल रेगुलर होंगी। सैटरडे संडे छोड़ के सारी क्लासेस आपकी रेगुलर होने वाली हैं। एंड प्रोबेबली एक चीज और, कि जो आपकी पिछले संडे को जो हमने मैराथन क्लास ली थी ना 400 क्वेश्चन की, उसके 125 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो वो 125 क्वेश्चन जो है ना वो भी मैं आपको यही अनअकैडमी पे ही करा दूंगी शनिवार को। तो उसका टाइम अपन डिसाइड कर लेते हैं, राइट। और एक बहुत जल्दी ना अनअकैडमी पे 50 मार्क्स का आपका टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। मतलब 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जाएंगी। मतलब ओवरऑल एक टेस्ट होगा जिसको हम ना इसी वीकेंड से शुरू कर देंगे या मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें, तो फटाफट आप 2 मिनट में सुन लो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, साउंड जो होती है, उसको हम इन ये साउंड या ऑडिबल साउंड बोलते हैं। अब आपको ये चीजें क्लियर है, अपन कर चुके हैं। मेन पॉइंट इज कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स है ना उनकी साउंड की बात कर लेते हैं। जैसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऑडिबल क्या होती है साउंड, श्रव्य तरंगे इनको, या श्रव्य ध्वनियां जो है ना वो बोलते हैं। मुझे बस आपको 3-4 लोगों की ना आवाज जो है ना वो क्लियर करनी है। जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि ह्यूमन बींग्स की जो हर्ट्ज में साउंड होती है वो कितनी रेंज करती है, यानी कि महिलाओं की और पुरुष की। तो आपको याद रखना है कि 150 से लेके
280 हर्ट्ज के बीच में ना ह्यूमन बींग्स की जो साउंड है वो रेंज करती है, अगर हम ऑडिबल साउंड की बात कर रहे हैं, या हमारे द्वारा जो ध्वनि प्रोड्यूस की जाती है वो 150 और 280 के बीच में होती है, जिसमें से 150 पुरुषों की और 280 तक पहुंचती है, तो मैक्सिमम पहुंच सकती है महिलाओं की, राइट। अब दूसरी चीज यहाँ पे बोले कि भाई मच्छर की कितनी होती है, तो मच्छर की जो ध्वनि होती है वो ऑडिबल होती है, ठीक है, हम सुन सकते हैं, या वो जो रिलीज करता है वो ऑडिबल साउंड होती है। कोई किसी को आइडिया है मच्छर की जो ध्वनि होती है ना, मतलब जितना हर्ट्ज वो रिलीज करता है वो कितना होता है? 2 मिनट के लिए चैट ऑफ करते हैं इस वाले पार्ट के लिए ना यहाँ पे। तो ये बताइए यहाँ पे मॉस्किटो जो है ना वो कितनी ध्वनि प्रोड्यूस करता है? मॉस्किटो की मैक्सिमम और मिनिमम का रेंज क्या होता है? 340। 340 हाउस फ्लाई का होता है, 340 हाउस फ्लाई का होता है। मैंने आपको 340 तो मेरे ख्याल कभी नहीं बताया। हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है ना, उसकी जो साउंड होती है वो जो प्रोड्यूस करती है वो 350 हर्ट्ज होती है, 350। तो 340 टू 360 हर्ट्ज लिख देते हैं। विशाल बिल्कुल, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, हाउस फ्लाई के बाद आती है हनी बी। आपको हाउस फ्लाई से ज्यादा गंदी आवाज हनी बी की लगती है? बहुत ज्यादा जब आती है ये मधुमक्खी तो एकदम अजीब सी आवाज आती है यहाँ पे। तो मधुमक्खी के हिसाब से आप याद रखिए, मधुमक्खी की जो होती है ना वो होती है 400 हर्ट्ज, राइट। तो हाउस फ्लाई 350 हर्ट्ज, मधुमक्खी जो है वो 400 हर्ट्ज। अब देखो, अब अगर मैं मच्छर, यार पंखा उनका कुछ नहीं चल रहा है यहाँ आज, मच्छर या मॉस्किटो जो है ना वो कितनी रिलीज करता है? तो वो 500 हर्ट्ज से लेके 600 हर्ट्ज के बीच में करता है, ठीक है, ये याद रखो। तीनों डाटा सेपरेट रखना और तीनों ही डाटा अब देखो, एक महिला की आवाज 280 हर्ट्ज और उसके बाद मच्छर जो है वो 500 हर्ट्ज से लेके 600 हर्ट्ज के बीच में प्रोड्यूस करता है, ये याद रहेगा। अभी याद रखो यहाँ पे देखो, हनी बी मधुमक्खी की आवाज 400 हर्ट्ज, हाउस फ्लाई घर की मक्खी जो होती है वो 350 हर्ट्ज यहाँ पे, और मच्छर की जो आवाज होती है वो 500 हर्ट्ज से लेके 600 हर्ट्ज। सिर्फ ये वैल्यू लर्न करानी है और कोई इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा ये सारा चीज। ह्यूमंस की, मच्छर की, हाउस फ्लाई की, हनी बी की, इतना लर्न कर लीजिए। ये सारी की सारी जो है वो ऑडिबल साउंड्स है। अच्छा, वेवलेंथ के हिसाब से भी जो क्वेश्चन कराया था उसका भी ध्यान रखिएगा कि जो वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होती है। तो अपन ने एक क्वेश्चन किया था साउंड वाली क्लास में भी और उसके बाद यूट्यूब की भी क्लास में, कि अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, फ्रीक्वेंसी ऑडिबल साउंड से कम अगर होती है तो आप उसको क्या बोलते हो? तब आप उसको बोलते हो इन ऑडिबल साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं ना, इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक। तो अगर यही चीज मैं पूछूं वेवलेंथ के हिसाब से तो उल्टा हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगी वेवलेंथ से कम, जो ऑडिबल साउंड्स की जो वेवलेंथ होती है उससे कम की जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है? तब आप उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलोगे। ये बात मेरी सबको क्लियर है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला ये मैंने भी कभी डिस्कस नहीं किया, ये पहली बार मुझे लगा कि भाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का फॉर्मूला वेलोसिटी का लैम्डा इंटू न्यू होता है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एंड सडनली वो क्वेश्चन कहीं पे दिख गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए चीज जरूरी था, राइट। अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड से ज्यादा होगी, मतलब ऑडिबल साउंड से ज्यादा होगी, तब आप उसको क्या बोलते हो? अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हो, ठीक है। और अगर वेवलेंथ की ज्यादा होगी तो इंफ्रासोनिक बोल दोगे आप यहाँ पे, बराबर है। अब देखो, अल्ट्रासोनिक साउंड्स की अगर हम बात करें तो वहां पे ज्यादा, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज के हिसाब से अपन डिफाइन करेंगे। इतनी चीज सबको क्लियर है? अच्छा, अब वेल्स और डॉल्फिन की जरा बात कर लेते हैं, इनमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब बात करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंगे, राइट, अपश्रव्य तरंगे करके इनको बोलते हैं। दूसरी कौन सी साउंड्स होती हैं? वो होती हैं अल्ट्रासोनिक। तो इनको जरा कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ना तो हम अपश्रव्य तरंगे सुन पाते हैं, ना हम पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है ना वो हम सुन पाते हैं, बराबर है। देखो, इंफ्रासोनिक क्या, लेस देन 20 हर्ट्ज जो हम सुन पाते, 20 हर्ट्ज हम सुन पाते इंक्लूडिंग है, लेस देन 20 हर्ट्ज हम नहीं सुन पाते। अब देखो, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ये बात भी मेरी बराबर है। अब देखो, इंफ्रासोनिक साउंड्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं। राइनासोर्स जो है ना वो सुन लेते हैं, गेंडा होता है राइनासोर्स, गेंडे को बोलते हैं ना, तो राइनासोर्स जो होते हैं ना वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन लेते हैं। डॉल्फिन्स की बात करें, इंफ्रासोनिक बोला तो चमगादड़ नहीं आएगा। मंगल सिंह, एक चीज याद रखो, देखो जैसे ही हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोले तब चमगादड़ वमगादड़ हटा दो यहाँ से। गेंडा, गेंडा होता है ना ये, है ना। अब डॉल्फिन्स करके याद रखेंगे, डॉल्फिन्स जो है उसके बाद, अच्छा
वेल्स याद रख लें, इंफ्रासोनिक के लिए वेल्स याद रख लें, और एलिफेंट याद रख लें, एलिफेंट हो गया। उसके अलावा आंट होती है, चीटी जो होती है वो भी सुन लेती है, डॉग नहीं सुन पाते हैं ये चीज। अच्छा ये चीज मेरी बात एक चीज याद रखो विजेंदर और बाकी सारे बच्चे, देखो कुत्ते जो है ना वो सुन सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ये मिथ है बहुत बड़ा, कुत्ते नहीं सुन पाते हैं। कुत्ते जो है ना वो चींटी और बाकी के जो एनिमल्स की जो मूवमेंट है उसको देख के डिसाइड करते हैं कि अगर ये भाग रही है चींटी यहाँ से ना तो मीन्स कुछ फर्क पड़ता है। ये चीज आप आज के बाद हमेशा याद रखिए, डॉग्स जो होते हैं ना वो इंफ्रासोनिक साउंड्स नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको लेके डिस्कवरी में पूरा एक स्पेशल एपिसोड आया था कि कौन से एनिमल की क्या कैपेसिटी होती है, और वहां पे क्लियरली बोला हुआ था कि डॉग्स हैव, ये डॉग्स को लेके बहुत बड़ा मिथ है कि वो इंफ्रासोनिक साउंड सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पे कि राइनासोर्स, डॉल्फिन, वेल्स, एलिफेंट्स, आंट्स, ये 5 चीजें जो है ना ये हमारी इंफ्रासोनिक साउंड्स। और आप ये देखो डॉल्फिन्स तो ये सॉरी वेल्स तो इतनी कम साउंड सुन सकती है ना जो बाकी के एनिमल्स भी नहीं सुन सकते। इट इज यूज टू से कि 1 हर्ट्ज की भी आवाज होगी ना वो भी वेल सुन सकती है। अगर पृथ्वी की भूपर्पटी में 40 किलोमीटर नीचे भी कोई भी आवाज हो रही है ना वो वेल सुन सकती है। इसीलिए वेल्स 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 इस मामले में डॉल्फिन से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। तो वेल्स जो होती है ना वो पृथ्वी के अंदर 40 किलोमीटर की जो आवाज होती है ना उसको भी समझ सकती हैं या सुन सकती हैं, राइट। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करते हैं जो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की होती हैं। 20 किलो हर्ट्ज सारे के सारे अल्ट्रासोनिक। देखो अब इसमें एक मच्छर याद रखना, मच्छर जो है ना वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस भी कर सकता है और इंफ्रासोनिक सॉरी ऑडिबल साउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। पहली बात मॉस्किटो हो गया, बैट हो गया, मछलियां हो गई और डॉग हो गया। अब यहाँ पे डॉग जो है ना वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स में आ जाएगा। तो आज के बाद ये मिथ अपना बिल्कुल क्लियर रखना, कुत्ते जो होते हैं ना वो इंफ्रासोनिक साउंड्स नहीं सुन पाते हैं लेकिन अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है ना वो यहाँ पे सुन लेते हैं, राइट। डॉग जो है वो कितना हर्ट्ज, अच्छा अभी किसी ने बोला भी 30 किलो हर्ट्ज, 38 किलो हर्ट्ज बोला था ना, तो वो कहाँ आएगा 38 किलो हर्ट्ज, वो आएगा यहाँ पे। तो डॉग्स आज की बात क्या याद रखना है, अल्ट्रासोनिक साउंड सुन लेते हैं लेकिन इंफ्रासोनिक नहीं। तो यानी कि उन्हें भूकंप का तो पता नहीं चलेगा लेकिन चमगादड़ जैसे उड़ के जाता है ना तो वो उनको पता लगेगा। तो 38 किलो हर्ट्ज की जो आवाज है वो कुत्ता जो है ना वो यहाँ पे सुन सकता है। अच्छा बैट जो प्रोड्यूस करता है आवाज, अच्छा ये प्रोडक्शन के ऊपर है, कुत्ते जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी। वेल मैमल है, वेल फिश नहीं है श्रेया, वेल और डॉल्फिन्स, वेल स्पेशली दिस इज मैमल नॉट अ फिश। फिश अपनी अलग वाली फिश हम बात कर रहे हैं, स्कॉलिडॉन, लोबियो, रोहिता, ये रोहू और इन सारी फिशेस की हम बात करें। बैट में क्या हो गया, बैट की आपको कितनी याद रखनी है 30 to 50 किलो हर्ट्ज, ठीक है 30। हाँ स्टार फिश वगैरह जो भी एनिमल्स, स्टार फिश क्या है, स्टार फिश फिश थोड़ी है भाई, सिर्फ फिशेज याद रखो, सिर्फ फिशेज स्पाइसेस कैटेगरी में जो आती है वो सारी की सारी अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करती हैं और उन्हीं को यहाँ पे बोलते हैं। इसीलिए मैंने इसको कंपैरिजन किया ना, बैट हो गया, डॉल्फिन। अच्छा डॉल्फिन की बात करें, अब यहाँ पे डॉल्फिन वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, डॉल्फिन को क्यों हम पृथ्वी पे सबसे इंटेलिजेंट एनिमल बोलते हैं। डॉल्फिन आपको पता है ना डॉल्फिन इस पृथ्वी का सबसे दिमाग वाला ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि ऐसा जो है ना, हाँ डॉग्स जो है वो गैल्टन विसल इसको बोला जाता है, दैट्स इट लकी, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ये डॉग जो है ना वो गैल्टन विसल्स यूज करते हैं, ये याद रखो। डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन अकेला ऐसा एनिमल है जो आपको दोनों कैटेगरीज में पढ़ना है, ये इंफ्रासोनिक साउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है और इन्हीं को सुन भी सकता है। डॉल्फिन सिस्मिक वेव्स भी पता लगा सकती हैं, यानी कि भूकंप की जो आवाजें हैं ना उनको भी पता लगा सकती हैं, और डॉल्फिन जो है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ना उनको भी पता यहाँ पे लगा सकती हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखिए। अच्छा अल्ट्रासोनिक वेव्स का बहुत ज्यादा यूज होता है प्लास्टिक वेल्डिंग के लिए, क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट को, सर्जिकल के लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए और सर्जिकल टूल्स के लिए। अच्छा डॉग आता है तो रैट भी आ जाएगा यहाँ पे, बैट रैट, कैट नहीं आती है। अच्छा बिल्ली भी, बिल्ली मत याद रखिएगा, बिल्ली नहीं सुन पाती है ना प्रोड्यूस कर, अच्छा जो प्रोड्यूस कर पाते हैं ना वो ही सुन पाते हैं, ये चीज भी याद रखिएगा। डॉग्स जो होते हैं ये गैल्टन विसल्स करके प्रोड्यूस करते हैं,
बैट जो है ना वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी पाते हैं, फिशेस भी प्रोड्यूस भी करती हैं और सुन भी पाती हैं। अच्छा, ये कैसे कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है ये भी याद रखिएगा। जब हम ये बोल रहे हैं ना कि हम ऑडिबल साउंड सुन सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं। मैं बोल रही हूँ तो मैं 200 हर्ट्ज के आसपास बोल रही हूँ और उतनी ही साउंड जो है ना वो मैं सुन भी पा रही हूँ। सेम फॉर दी मच्छर, हाउस फ्लाई, हनी बी, और सेम इसी कॉन्सेप्ट के लिए याद रखिए, ये जो इंफ्रासोनिक एलिमेंट एनिमल्स जो हमने बोले हैं ना, राइनासोर्स, वेल्स, डॉल्फिन, एलिफेंट्स, ये प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी पाते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स में क्या हुआ कि भाई अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं। बिल्कुल प्रिंसी, यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उसको सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासोनिक वेव्स के ना 2-3 एप्लीकेशन याद रखो। सबसे पहला, जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें सर्जिकल टूल्स जो है ना उनको हमेशा ही अल्ट्रासोनिक वेव से इस्तेमाल किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, वरना तो उसमें बैक्टीरिया लगे रहे। वाटर प्यूरिफिकेशन, आप जितने भी आरओ इस्तेमाल करते हो उन सब में ना वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स या आपने सुना होगा कि यूवी प्रोटेक्टेड करके इसको बोला जाता है। पेट जो होता है उसमें अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो यही अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है ना वो भेजी जाती हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है वो भी यही हो गया यहाँ पे। उसके अलावा देखिए, प्लास्टिक वेल्डिंग जो की जाती है वो भी इसी से हो गया, आरओ यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है प्लास्टिक वेल्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट आप ये याद रख लो कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं ये बिल्डिंग्स में क्रैक, और ऐसी छोटी मोटी बिल्डिंग की नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, अगर उनमें छोटा एशिया का सबसे बड़ा मॉल ये वो ऐसे कर रहे हैं ना, तो अगर उनके शीशे में या दीवार में जरा भी क्रैक होगी तो वैसे तो पता नहीं चलेगी, बाय ह्यूमन तो ये पता नहीं लगाया जा सकता। तो बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं उनमें पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है ना उनको इस्तेमाल किया जाता है। राइट, अभी अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर दीवार में कहीं एक छोटा सा बैक्टीरिया भी होगा ना तो उसको भी बैक्टीरिया क्यों मतलब एक छोटा सा अगर यहाँ पे क्रैक भी होगा ना तो उसको भी क्लैरिफाई करने की या उसको पता लगाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब डेसिबल्स में हम कैलकुलेट करते हैं हमारी सारी की सारी आवाजें, ये भी आपको याद पता ही है ना। डेसिबल में साउंड जो है वो कैलकुलेट की जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उसके, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैसे तो साउंड की जो गति होती है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आप सुबह की क्लास में देख चुके हो, दैट इज साउंड डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेशर, जबकि टेम्परेचर के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है। राइट, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर की कई सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे हमारी जो डेसिबल में साउंड्स है ना वो बिलोंग करती है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि सिंपल सा शुरू करते हैं, पत्तियों की सरसराहट कितने डेसिबल की होती है? एग्जाम किसका क्वेश्चन है ये? रेलवे का क्वेश्चन है ये। पत्तियों की सरसराहट ऑडिबल्स में आती है, कितनी हम बोलते हैं? मरमरिंग इसको बोला जाता है। डेसिबल करके हम बोले यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 20 डेसिबल की साउंड जो है ना वो पत्तियों की सरसराहट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। अब लाइब्रेरी में जब हम कोई बोलता है, बात करता है तो 3 डेसिबल, ठीक है। हम घरों में जब बात करते हैं तो हमारी साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, डी स्मॉल आता है, बी कैपिटल आता है, ठीक है, डेसिबल में। यहाँ पे घरों में जब हमने बात किया तो 40 डेसिबल करके आप लोग याद रखिए। अब देखो, ट्रैफिक में कहीं चले गए, बाहर एकदम तगड़ा वाला ट्रैफिक है तो कितना, 70 डेसिबल जो है ना उसकी ध्वनि जो है ना वो आएगी। राइट, अलार्म क्लॉक बड़ी इरिटेटिंग लगती है, अलार्म क्लॉक से उठने में अपने को बड़ा इरिटेटिंग लगता है। आपको पता है अलार्म क्लॉक का डेसिबल ट्रैफिक से ज्यादा होता है, 80 डेसिबल की जो होती है ना अलार्म क्लॉक 80 डेसिबल होती है, इसीलिए इतनी इरिटेटिंग लगती है कि लगता है कि एक सेकंड में इसे बंद कर दो। ट्रैफिक से ज्यादा होती है अलार्म क्लॉक। ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया होगा ना सारे उल्टा आंसर करते हैं, लगता है कि ट्रैफिक ज्यादा होगा, पर आप याद रखिए अलार्म क्लॉक जो होती है ना उसकी डेसिबल जो है ना वो ट्रैफिक से एटलीस्ट ज्यादा होती है। अब हैवी ट्रैफिक की बात कर लेते हैं, तो जरा ट्रैफिक को भी कैटेगराइज कर दीजिए। हैवी ट्रैफिक जहां पे मल्टीपल साउंड्स होंगी वो 90 डेसिबल तक यहाँ पे दिखने लग जाती है। ठीक है, अब देखो कोई भी ऑर्केस्ट्रा के साथ बड़े बड़े रॉक कॉन्सर्ट हो रहे हैं, कोई आया है सिंगर और पूरा जो है ना वो कॉन्सर्ट हो रहा है, इसको भी बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने और इसकी आवाज जो टाइमिंग है वो उसको डिक्रीज कर दिया है। 110 डेसिबल की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है कोई भी रॉक कॉन्सर्ट। थंडर होता है, एकदम से बिजली कड़केगी आसमान में, कितना डेसिबल होगा? 130 डेसिबल।
कितना 130 डेसिबल करके याद रखिए, राइट। जेट इंजन्स हैं, कितना डेसिबल प्रोड्यूस करते हैं, 140 डेसिबल की आवाज प्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा आवाज आपसे कभी भी पूछा जाए तो रही है, हो रहा है ना हैवी ट्रैफिक यहाँ पे, रॉकेट अगर कोई उड़ेगा, जैसे मिसाइल्स और जैसे ही है ना कहीं सतीश धवन या उस वाले रिसर्च सेंटर से अगर मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं तो वो कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर सेंटर से होती हैं, है ना, कम से कम 6 किलोमीटर का डिफरेंस होता है जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। कितना होता है 190 डेसिबल, 180 टू 190, मैंने शायद पहले 180 बताया आप लोगों को, 180 टू 190 डेसिबल का यहाँ पे ना पूरा का पूरा साउंड की इंटेंसिटी होती है। तो इसकी वजह से अगर कोई 5 किलोमीटर से कम के दायरे में रहेगा, जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है ना, तो सबसे पहले ये इवैक्यूएशन कराई जाती है कि उसके आसपास जो एरिया है ना उसमें किसी भी तरीके की कोई पर्सन नहीं हो, नहीं तो कान ऐसे फटेंगे ना। देखो हमारे कान जो है ना वो हैवी ट्रैफिक के ऊपर जितनी भी वैल्यूज है ना उनमें हमारा ईयर ड्रम जो है वो फट सकता है, टिम्फेनम जिसको बोलते हैं वो फट सकता है। 100 डेसिबल, 130 डेसिबल, मतलब 110 के ऊपर तो हमारा कान पक्का ही फट जाता है। कॉन्सर्ट में तो लोग जाते भी हैं, झेल भी जाते हैं। 110 के ऊपर गया तो ईयर का जो ड्रम होगा वो अच्छे से ब्लास्ट कर जाएगा पूरा। रॉकेट लॉन्चिंग 180 टू 190, तो जो भी रॉकेट लॉन्चिंग कराई जाती है वहां पे इसको इवैक्यूएट कर दिया जाता है पहले लोगों को। मेरी बात क्लियर है यहाँ पे सारी? चलिए अब यहाँ पे आपका साउंड वाला चैप्टर कंप्लीट है। ये वाला टॉपिक रह गया था, नहीं करते तो सुकून जिंदगी नहीं मिलता, मतलब ये टॉपिक रह जाता तो बहुत अच्छा नहीं लगता कि हाँ ये टॉपिक रह गया था ना, ये किया ही नहीं था हमने। चलिए बाकी एक आधी चीज जो अगर रह गई है तो उसको क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो साउंड के एमसीक्यूज हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, साउंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। साउंड की पीडीएफ आपके टेलीग्राम लिंक पे पूरा का पूरा फिजिक्स जो है ना वो अपडेटेड है ऑलरेडी। तो बाकी जिसको नहीं मिला है वो टेलीग्राम लिंक पे जाके वहां से पूरी फिजिक्स जो है ना उसको डाउनलोड कर लेना और वहां से पढ़ लेना, पूरी फिजिक्स अपडेटेड है। अब यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर शुरू कर लेते हैं। वैसे साउंड के बाद जनरली मैं लाइट ही चैप्टर शुरू कराती हूँ, लेकिन आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर लेते हैं। रीजन ये है, इलेक्ट्रिसिटी तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन लाइट चैप्टर के लिए मुझे ना यूट्यूब की क्लास भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो पूरे बड़े बड़े से वो बनाने पड़ते हैं ना अपने, पूरा हम मिरर और लेंस के जो इमेजेस वगैरह बनाएंगे ना उसके लिए थोड़ा सा ना यहाँ पे करा के फिर उसको यूट्यूब पे रिवाइज कराएंगे। तो पहले यहाँ पे कर लेंगे फिर यूट्यूब पे उसको एक शॉर्ट में रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि बाकी बच्चे भी कर लेंगे और अपन भी इसको बढ़िया से कर लेंगे। तो आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी शुरू करा देती हूँ। अब साउंड के न्यूमेरिकल्स, तो साउंड के न्यूमेरिकल्स में आज आपको ये जो अपनी जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें मैं साउंड के न्यूमेरिकल्स कुछ अपडेट कर दे रही हूँ, है ना कुछ, तो उनको आप पहले कर लो, उनके आंसर्स भी हैं, पूरा सोल्यूशन भी है। कल की क्लास में मैं नए न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी जो इन्हीं पे बेस्ड होंगे। तो क्लास में मुझे आप मुझे आंसर दोगे, क्योंकि जब तक आप पहले खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एकदम क्लास में कई बच्चे बेचारे ब्लैंक हो जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। तो साउंड के भी हैं, काइनेटिक एनर्जी के भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आज आपको दे रही हूँ टेलीग्राम लिंक पे, उसको आप सॉल्व करो। कल की क्लास में मैं नए साउंड के न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी, वो मेरे साथ आप क्लास में करोगे। पिछला जो दिया है उसमें भी डाउट होगा तो वो भी आप यहाँ पे मेरे साथ पूछ सकते हो, बराबर है सारी चीजें। किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी 1 मिनट के अंदर बता दो। मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स, इसके एमसीक्यूज और लाइट चैप्टर एंड में हो जाएगा। फिर मंडे से जो है ना, अच्छा ये इस बार ये टारगेट है कि भाई संडे तक ये इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं लास्ट में एक बार देती हूँ। डीजे और वो वही है, डीजे वाला सिस्टम वही है आपका जो आप कॉन्सर्ट के लिए बोलते हो। आप 90 के हैवी ट्रैफिक इज इक्वल टू डीजे, कहीं पे डीजे बजे ना तो समझ जाना ये हैवी ट्रैफिक के बराबर बज रहा है। 90 डेसिबल्स, ठीक है 90 डेसिबल, तो हैवी ट्रैफिक इज इक्वल टू 90 डेसिबल। और ये जो है वो ये भी 90 डेसिबल है। ऑफ कहीं नहीं जाइए, बाहर नहीं जाइए। अब देखिए ये वाली मजबूरियां होती है ना जिंदगी की, कुछ मजबूरी है दास्तान होती है, ये वही वाला हिसाब किताब है भाई। नहीं जाएंगे ऑफिस तो ऑफिस वाले निकाल देंगे। आई हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस की कोई ऑफिस आए या नहीं आए, लेकिन अब आपको 2 घंटे डेली आना है जस्ट टू टेक आउट द फाइल्स। तो क्या करें, है ना, जाना पड़ेगा। और सबसे ऑफिस के पास मैं ही रहती हूँ, प्रॉब्लम ये है। थोड़ा दूर रहती तो शायद थोड़ी रियायत मिल जाती, लेकिन
ऑफिस के पास सबसे ज्यादा पास मेरा ही घर है, ये नुकसान होता है पता है। दूसरी कंडीशन, दूसरे स्टेट में जॉब मिले ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं और घर की भी थोड़ी चिक चिक हट जाती है। अब इसी शहर में रह रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, ऑफिस ये रहा मेरा, मेरा मतलब ऑफिस पता है कहाँ, 10 मिनट 15 मिनट की डिस्टेंस पे मेरा ऑफिस है। तो भाई ये भी नहीं कि कहीं चल जाओ, कहीं घूम आओ, घर से कुछ बोल के चल जाओ, है ना, तो ये भी दिक्कत है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत है भाई। चलिए कोई मतलब वैसे तो देखो माँ बाप के साथ रहने में क्या ही, जब नहीं रहते हैं, दूर रहते तब पता लगता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी दूर रहना भी अच्छा होता है ना। नहीं मतलब वैसे ही अच्छी बात है, शायद लाखों में एक आधी लोग होते हैं जिनका ऑफिस घर से, मतलब जिनका गवर्नमेंट ऑफिस घर से ना सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे होता है ना, अदरवाइज खुद की गाड़ी से जाए तो खुद की गाड़ी से ही जाती हूँ भाई मैं। नहीं गाड़ी से क्यों जाऊंगी, स्कूटी पे जाऊंगी ना, 10 मिनट में क्या ही गाड़ी लेके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट शुरू करें यहाँ पे। तो ये याद रखें, इलेक्ट्रिसिटी करके याद रखें। नहीं, माँ बाप के पास रहना सबसे अच्छी बात होती है, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, कोई सीरियसली ना ले जाए इसको। बाहर रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं ना, तब पता लगती है कि क्या हालत यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है। केमिस्ट्री के, अच्छा एक सेकंड, जो लोग अभी नए ज्वाइन करे हैं ना उन लोग को मैं बता देती हूँ कि भी केमिस्ट्री के मैं मैक्सिमम चैप्टर्स करा चुकी हूँ, तो आप पिछली वाली वीडियोस एक बार देख लो यहाँ पे। और केमिस्ट्री के बचे हुए 2 चैप्टर्स जो हैं वो हम बायो के बाद करेंगे, ठीक है। मतलब अब इसके बाद बायो ही होगी, काफी सारे बच्चे बायो का वेट कर रहे हैं, तो इसके बाद ना भाई देखो बायो ही करेंगे, बहुत बच्चे परेशान है कि बायो कंप्लीट करनी है, तो इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद बायो ही होगा, एंड देन केमिस्ट्री रिवाइज करेगा, केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे अपन। और फटाफट से आज मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोग को, ये सीक्रेट था, लेकिन आज जो है ना मैं बता रही हूँ यहाँ पे 50 क्वेश्चन की एक शानदार क्लास जो है ना वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ रिमेनिंग विल डू, ऐसा नहीं है कि विल नॉट कंप्लीटेड, विल डू। चलिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। बाकी कोई पीडीएफ का लिंक जो रहेगा वो मैं अभी लास्ट में आपको टेलीग्राम लिंक दूंगी, वहां पे आपको सारे के सारे जो पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। अभी रिसेंट की जो स्टैटिक जीके की सुबह क्लास होती है या यूट्यूब की जितनी क्लास है उसके भी आज मैं वहां पे सारे पीडीएफ बैठ के अपडेट करने वाली हूँ आपके, तो एक बार टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारे पीछे के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे अगर यूट्यूब से नहीं मिला। सबसे पहले ना इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले एक नाम आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट एनी चैप्टर तो भाई उस चैप्टर के जो डेडिकेटेड पर्सन है ना उसका नाम लेना नहीं भूलिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका पूरा टाइम पीरियड था 1706 से लेके 1790, राइट, 1706 से लेके 1790, मतलब काफी 84 इयर्स जो है ना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को लेके, पूरा लाइफ इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को ही पढ़ा है यहाँ पे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार ये बताया था कि जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में सीधा सीधा एक क्वेश्चन आएगा, हु फर्स्ट गेव दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो उन्होंने 2 तरीके के चार्जेस को एक्सप्लेन किया था कि भाई पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खोज जो शुरू हुई थी ना वो 640 के आसपास, मतलब 640 बीसी के आसपास ना इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कवरी होना शुरू हो गई थी। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, 1700 अच्छा इसका कोई ईयर फिक्स नहीं है, इसीलिए मैं आपको ना इनका पूरा डेट ऑफ बर्थ ही बता दी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उन्होंने कब दिया उसका एग्जैक्टली कोई डेट नहीं है, इसीलिए हम ये टाइम पीरियड डिसाइड कर ले रहे हैं। तो ये 18th सेंचुरी हो गया और 17 के आसपास कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला, जिनको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब से हम इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश करके ना इनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, विद्युत आवेश करके ना इसको बोलेंगे। तो चार्ज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश करके याद रखिए, चार्ज को हम हिंदी में ना आवेश करके डिफाइन करते हैं। नाउ द पॉइंट इज दिस, आपको क्या याद रखना है, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड सेम चार्ज जो होते हैं वो अपने को रिपेल करते हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज जो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि एक जैसे करेक्टर रखी होगी वो क्या करेगी, रिपेल। रिपेल को हम क्या बोलते हैं, विकर्षण, क्या बोलते हैं, विकर्षण, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आप एक साथ रख दो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आप एक साथ रख दो, तो आप याद रखिएगा ये हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे से रिपेल करेंगे, यानी कि विकर्षण, राइट। लेकिन सेम चार्ज अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी भाई, ये लाइन आपने इस्तेमाल भी कही होगी, किसी को डायलॉग भी मारा होगा इस लाइन का, है ना।
अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, नॉट इन एवरी केसेस, ओनली इन, ये देखिए ये यहाँ गड़बड़ हो जाती है भाई, ये चार्जेस के लिए, जब तक ये चार्ज के लिए बात कर रहे हैं ना तब तक ठीक है, लेकिन ये चीज कहीं और अप्लाई करी तो गड़बड़ हो जाएगी। उन और कंडीशंस में पॉजिटिव पॉजिटिव सही रहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स होते हैं। ये अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक सीमित रखिए, असल जिंदगी में गड़बड़ हो जाती है अगर दोनों अपोजिट लोग होते हैं तो, ठीक है। अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, राइट। ये इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें कैसे, कि चार्जेस की अपन मैं बात करूं तो जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक फॉर्मूला लिखा था ना, कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किन्हीं भी दो चीजों के मास के मल्टीप्लीकेशन के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके आर स्क्वायर के, यानी कि उनके डिस्टेंस के बीच में। ये हमने क्या बोला था, ये हमारा था ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी चीज को सेम को ना यहाँ पे अप्लाई कर दो और कूलम्स लॉ बोल दो। भाई कूलम्स थे बहुत चला, कूलम्स लॉ ने क्या किया, कूलम के द्वारा क्या किया, कूलम के द्वारा क्या किया गया कि उन्होंने ना फोर्स, इसी चार्ज के बेसिस पे फोर्स की डेफिनेशन दे दी, मतलब इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स। कई बार पूछते हैं ना कि कौन सा फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, ऐसा करके, तो इसमें ही इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आप याद रखिए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। फोर्स जो होगा ना वो हम बात कर रहे हैं दो चार्जेस के बीच का। चार्जेस, आवेश, क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, Q से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट इसकी जो इस्तेमाल की जाएगी वो कूलम ही इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि कूलम के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। तो फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू चार्जेस, यानी कि दो आवेशों का अगर हम गुणनफल कर देते हैं तो वो समानुपात यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स के, यानी कि EF मैं लिख दूं यहाँ पे, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन चार्जेस के बीच की दूरी का, ठीक है। ये कहलाता है मेरा कूलम्स लॉ, राइट। अभी इसको पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के, जो हमने कांस्टेंट को हटा दिया, और Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। सेम लग रहा है आपको फॉर्मूला, ये कोई अंतर तो नहीं है। वहां पे मास था क्योंकि हम वहां पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम चार्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमने Q1 Q2 लिख दिया। अब दो चार्जेस, उनके बीच की जो दूरी है R स्क्वायर जो बोला जाएगा, राइट, R स्क्वायर करके, और K हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, तो Q1 मेरा यहाँ रखा है, Q2 मेरा यहाँ रखा है, इनके बीच की जो दूरी होगी उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, है ना। यहीं से हमने ना किसी चार्ज के ऊपर या किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज लगता है, अब जैसे हमारी इसमें जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो, मतलब हम सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन यही हमें बताई गई है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन या इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ये कहां से जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनते ही आपके कानों में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो उनका फ्लो होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिसिटी। वहीं से ये वर्ड भी हमने जनरेट की है। तो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो यहाँ पे कहलाएगा। तो अगर ये बहाव हो रहा है तो कुछ चार्ज के साथ हो रहा होगा, हालांकि ये सब हम डिटेल में करेंगे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत ही कूलम्स लॉ से हुई थी, इसीलिए देखो इलेक्ट्रिसिटी की जो शुरुआत थी ना वो इसी से हुई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिए गए, और कूलम्स लॉ ने जब फोर्स जो है ना वो आवेश के ऊपर कैलकुलेट करके फोर्स निकाला, उसके बाद कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स, ओम्स लॉ और ये सारी चीजें आई थी। ये दो चीजें जो है ना वो सबसे पहले डिक्टेट की गई थी, कूलम्स लॉ और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी है उसके हिसाब से, राइट। अब इसके ऊपर कैलकुलेट किया गया, तो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैलकुलेट किया, और पता लगा कि हमारे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही लिखा मैंने या गलत लिखा, बता दीजिए। सही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। होता है कि नहीं होता, बराबर है। यहां तक की चीजों को इतना ही रखिए, राइट। अब हम आगे की चीजें स्टार्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में वास्तव में अब चीजें जो है ना वो आपकी यहाँ पे शुरू होंगी। जैसे कि मैं बोलूं, आप इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कंडक्टर होते ही नहीं तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कर पाते। अगर मेरे पास आज की डेट में
कंडक्टर्स नहीं होते, इंसुलेटर्स नहीं होते, कैपेसिटर्स नहीं होते, या डायोड्स जो बनाए जाते हैं वो नहीं होते, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के अपने कोई मायने होते? इलेक्ट्रिसिटी का कोई मायना नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो अपन दो पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं इंसुलेटर्स। इन्हीं दोनों की वजह से आज आपके घरों में लाइट आ रही है, नहीं तो शायद हम कितना ही हम इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेते, कितना ही हम ये सारी चीजें, या वाइस वर्सा भी समझ लो भाई, हमारे पास मेटल्स थे तो हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पढ़ना शुरू किया। जब हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना शुरू किया तो वो हमें पता लगा कि अगर हम कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने घरों में ना बिजली भी ला सकते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? चालक, है ना। अब वही वाला कंडक्टर बस में होएगा तो वो क्या करता है, वो भाई किसी भी बस को अच्छे से चलाने के लिए कंडक्टर और ड्राइवर दोनों की जरूरत होती है ना, एक भी जने का कुछ गड़बड़ हुआ तो सीधा हो जाएगा गड़बड़। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर ड्राइवर की तरह हो गया। इंसुलेटर्स क्या बोलते हैं? कुछ अलग बोलते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ भाई, ये तो कुछ अलग है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करने दे रहा है ना। लेकिन कंडक्टर जो होगा उसके ऊपर आप इंसुलेटर को लपेटोगे तभी तो आप इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो पास कर पाओगे। नंगे तारों पे कभी इलेक्ट्रिसिटी वहां नहीं करती है, सीधा कॉपर की वायरिंग सीधी की नहीं जा सकती है ना, कॉपर या सिल्वर की वायरिंग, उसको आपको इंसुलेटर से क्या करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा, तभी हम जो आके ना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हेयर इज द मेन पॉइंट यहाँ पे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दो चीजें जो होती हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स के आवेश को या चार्ज को लेके फ्लो कराने में मदद करती हैं। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बराबर ये चीज। अब देखो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स डिटेल में पूरी लिस्ट बनाएंगे, पर अभी आप इतना याद रख लीजिए, बस पूरी डिटेल करेंगे, बिल्कुल सिल्वर से लेके इवनाइट तक जाएंगे, सब चीज की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस देखेंगे। पर अभी बस आप समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर की मदद से होती है यहाँ पे, राइट। कंडक्टर्स क्या, विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स का बहुत ही आसान चैप्टर है, यानी वैसे तो पूरी फिजिक्स ही आसान है अगर आप उसके वर्ड्स पे जाओगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ना उसके वर्ड्स से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच हेल्प्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, राइट, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। और मैं इसकी अगर टेक्निकली लैंग्वेज देखूं तो चार्जेस कैन इजिली पास थ्रू देम, चार्जेस कैन इजिली पास थ्रू देम। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो मेरा चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो किसी कंडक्टर के अंदर से इजिली फ्लो कर जाएगा, इजिली बह के चल जाएगा, तब हम उसको कंडक्टर बोलेंगे। इसी चीज में इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर या कुचालक क्या हो गया? जिसके अंदर से आवेश कैसे भी करके पास ना हो सके, है ना, चार्ज जो है वो पास ना हो सके। तो कंडक्टर्स के अभी सिर्फ एग्जांपल याद रख लो, सिल्वर और चांदी, चांदी और कॉपर, कॉपर की तारें बनाई जाती हैं, सिल्वर की इसलिए नहीं बनाई जाती, नहीं तो चोरों के पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी इसको उठाने के लिए। चांदी की तारें सबसे अच्छी, चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन चोरी हो सकता है और महंगा है, और पूरी दुनिया के लिए तो हम कितना ही चांदी निकालेंगे ना, लेकिन कॉपर हमारे पास इजिली अवेलेबल है, राइट। पॉइंट एक ही हो गया। इंसुलेटर में सबसे अच्छा इंसुलेटर जो है वो प्लास्टिक होती है, वैसे तो लकड़ी भी है, पेपर भी है, लेकिन कॉपर के आसपास लपेटने के लिए हम कभी भी लकड़ी या कागज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इस्तेमाल करते हैं किसका? प्लास्टिक का। तो अभी ये दो कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपके घरों में कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपके घरों में जो तारें जा रही हैं उसमें कॉपर की तारें हैं जिनपे प्लास्टिक लपेटी जा रही है, और ये आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और समझ लो, फिर कल की क्लास से करेंगे, बस लास्ट पॉइंट और समझ लो। देखिए, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोल तो दिया, इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत को ना सही मायने में ना हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एक हमारे पास होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं ना वो समझ पा रहे होंगे कि मैं ये क्या बोलना चाह रही हूँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक होती है हमारे पास करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है, एक तो स्टैटिक होती है और एक मोशन करंट होता है या मोशन इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसको आप मोशन या मूवेबल करके बोलते हो, विच एक्चुअली पासेस दी करंट। तो अगर मैं स्टैटिक बोल रही हूँ तो मैं स्टैटिक में क्या बोलूंगी? स्टैटिक में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई आप चार्जेस पढ़िए, आज मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं, अगर आप समझ पा रहे होगे अभी, तो मैंने आपको चार्जेस बताए कि भाई किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश जो है वो जनरेट, या कितना आवेश जो है वो लगाया जाता है, कितना आवेश दिया जाता है उसको, तब आप उसको क्या बोलोगे?
कि भाई जब हमने आवेश को पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन को पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा हुआ चार्ज पढ़ा, जो कि क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁹ है ना। चार्ज को आप कूलम से रिप्रेजेंट करोगे। तो बार बार जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो आपको याद भी होगा और आपको समझ भी आएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो इसको बोला जाता है, बराबर है। दूसरी चीज जो है ना वो मोशन और मूवेबल करंट है। इसमें मैं क्या पढ़ूंगी कि मैं कंडक्टर में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेरी पास हो रही है, या इंसुलेटर जो है वो कैसे हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर के थ्रू पास करने में। तो अगर मैं अब मैं यहाँ पे करंट को पढ़ना शुरू करूंगी, क्या I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब मैंने टी जो है ना वो एक वेरिएबल ला दिया। आई मेरा ये हो गया जब मैं मोशन या मूवेबल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रही हूँ, क्यू मेरा जब मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रही हूँ तब आएगा। और इन दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेशन बिल्डअप करना है तो मैं टाइम फैक्टर को यहाँ पे लेके आ जाऊंगी। दो चीजों में अगर कोई भी रिलेशन बिल्डअप करना है तो टाइम जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बन के यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्यू, मोशन या मूवेबल करंट दैट इज आई। और मैं आई और क्यू के बीच में अगर रिलेशन बिल्डअप कर रही हूँ यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, विच आई हैव इंक्लूडेड टाइम ऑल्सो। क्योंकि भाई आप किसी भी चीज की मूवमेंट या मोशन में बोल रहे हो ना कि भाई चार्जेस का मोशन, तो मोशन तो हमेशा हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, टाइम के हिसाब से करते हैं। समय के हिसाब से हम किसी भी चीज का मोशन का जो है ना मोशन डिस्क्राइब करना है तो दैट सिंपली मीन्स टाइम, है ना। ये चीज क्लियर है सबको। व्हाट इज मोशन, जब किसी की स्पीड किसी के टाइम के रेफरेंस में कैलकुलेट की जाती है तब हम उसको मोशन या मूवमेंट बोलते हैं। विदाउट इररिस्पेक्ट ऑफ टाइम कभी भी मोशन जो है वो नहीं सकता। ये वाली सारी चीजें क्लियर है। अब कल की क्लास है ना अपन करंट वाला जो पार्ट है ना उसको पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो है ना, अच्छा ये तो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, ये तो हम अभी नहीं करने वाले। मैं आपको फटाफट से टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो अपडेट कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक मेरे पास होना चाहिए, पता नहीं कहाँ पे है। चलिए एक बार मैं ही अपडेट कर देती हूँ। इसमें अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर जाओ, पहली बात। और दूसरी चीज ये, अब आपको उसमें ये पूछना नहीं पड़ेगा कि क्लास होने वाली है या नहीं, क्योंकि अब ये है कि भाई अब अप्रैल के पूरे महीने में संडे को अगर हम छोड़ेंगे तो हमको अब क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। यू नेवर नो, कोरोना जो है ना वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, ये बात आप मेरी याद रखना, ठीक है। कोरोना बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है, ये वर्ड्स मेरे याद रखना। मई एंड होने दो आप, कोरोना भी एंड हो जाएगा मई के आखिरी तक, और फिर एकदम से पेपर आएंगे ना फिर घबरा जाएंगे। ये जिनका पेपर 7th फेज में एनटीपीसी का जिनका रह गया ना उनके पास दिक्कत है। कोरोना हो गया ऐसा लग रहा है तो पहले तो टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ भाई। थम्सअप क्यों नहीं होता, होता है थम्सअप इसमें। हाँ हाँ, जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने अभी अपडेट किया है इसमें आपको ना यूट्यूब की भी जो पीडीएफ है वो भी सारी की सारी हो जाएंगी 6 to 7 लेके ना। 6 to 7 आपकी बहुत शानदार स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, उसको भी एक बार फॉलो कर लेना। हाँ जी बिल्कुल, मई तक आप, मैं बोल रही हूँ ना मई के एंड तक। अच्छा अभी ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास है तो 7 बजे मॉर्निंग की नहीं देते आप ग्रुप में, अब से दूंगी, अब से दूंगी। आज मैंने बोला ना मैं सारी अपडेट करूंगी और सारी की सारी जो है ना वो पूरा का पूरा अपडेट कर लेंगे। मैपिंग वाली क्लास में आज 3-4 चीजें करने वाले हैं। एक तो जो भी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है, ये कहाँ से पास करता है। और दूसरी चीज आज ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं तो आज करेंगे, ठीक है। आपसे रेगुलर रहेगा सारी क्लासेस तो कोई टेंशन नहीं है। कोविड चला जाएगा, सब चीज चल जाएगी, आप पढ़ना मत छोड़िए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो चलिए अभी 7 बजे वाली क्लास में मिलते हैं और बाकी फिर यूट्यूब की क्लास में मिलते हैं, बाकी पूरा दिन यहाँ पे तो आराम से सारी की सारी ना क्लासेस करिए। एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है लेकिन वो आता है तीसरे चौथे नंबर पे, तो वो बात अलग होगी। एक बार मैकेनिकल वेव्स वगैरह जो है ना वो भी यहाँ पे पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए उस क्लास में आके पूछेगा जीके की बात, इस क्लास में सिर्फ साइंस की बात, ठीक है।
थम्स अप नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रिंसी हो सकता है कुछ अटक गया हूं वहां पे। तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में इसमें सेंड करूंगी, वो न्यूमेरिकल्स एक बार रिवाइज करने हैं कल की क्लास में आने से पहले। कल कुछ पहले न्यूमेरिकल्स ही कर लेंगे और फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच, लेट्स मीट अभी टुमारो एट 6 AM ओनली यहाँ पे, और अभी 7 बजे की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।